नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। 4 पंक्तियां हैं जिससे मैं शुरुआत करूंगा और फिर अपना जो आगे का सफर है वो हम लोग तय करेंगे। कुमार विश्वास ने अपने ट्विटर पर लिखा है, तू भी राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। नीरज चोपड़ा की तस्वीर के साथ ये पंक्तियां कुमार विश्वास ने सुबह, मतलब अभी से करीब 7-8 घंटे, हम सुबह नहीं कहेंगे, 7-8 घंटे पहले मैंने उनके ट्विटर पर देखी थी। और राणा के वंशज ने ऐसा भाला फेंका कि आप ये समझिए कि टोक्यो में ओलंपिक हो रहा है और वहीं से सूर्य निकलता है और वो सीधे जाकर उस सूर्य के तेज से मिल गया और पूरा हिंदुस्तान जगमगा उठा उस सुनहरी किरण से। जो जब सूर्य उदय होता है तो वो जो उसकी सुनहरी आभा होती है, उस आभा से पूरा हिंदुस्तान आप समझिए कि भर गया और हिंदुस्तान को गोल्ड मिला। और आप समझिए कि जब किसी मुल्क को गोल्ड मिलता है तो उसका राष्ट्रगान होता है, उसका ध्वज वहां फहराया जाता है। ये बड़े ही गर्व का क्षण होता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा से बात की। और वैसे तो उन्होंने कई खिलाड़ियों से बात की और सब खिलाड़ियों का योगदान अविस्मरणीय है, लेकिन भाला फेंकने में पहला पदक हिंदुस्तान को मिला है। ये अपने आप में इतिहास है। अब मतलब आप ये समझिए कि ये हिंदुस्तान के लिए कितने गर्व का क्षण है कि जब आपका राष्ट्रगान उस धरती पर गाया जा रहा है। ये अपने आप में अद्भुत मुझे लगता है कि अनुभूति है। खैर, उनके अलावा आप ये देखिए कि आज बजरंग पुनिया ने भी कमाल किया, कांस्य पदक उन्होंने जीता। उनके भी योगदान को आप कम करके नहीं आ सकते, या कोई कम करके नहीं आ सकता। बाकी अभी तक 6 पदक हिंदुस्तान को मिल चुके हैं, जिसमें एक सुनहरा है, गोल्ड। उसके अलावा मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर लिया, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य जीता, और लवलीना ने बॉक्सिंग में कांस्य जीता, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य। यह भी एक बड़ा ही अविस्मरणीय क्षण है कि आप समझिए कि 80 के बाद ये हॉकी में कुछ मिला है। ये बहुत, मतलब इस बार का ओलंपिक जो है वो वाकई में कमाल दिख रहा है। अगर हिंदुस्तान के साथ कुछ जो बेईमानी हुई, मैं सीधे कहूंगा जो धोखा हुआ हिंदुस्तान के साथ, अगर उसको हम दरकिनार कर दें, और वैसे भी वो दरकिनार हो गया, क्योंकि हमारा नेशनल एंथम जब वहां गाया गया तो हमारा परचम वैसे ही टोक्यो में बुलंद हो गया। ये हुआ ओलंपिक का, क्योंकि ये ऐसा क्षण है हर हिंदुस्तानी के लिए, जो मुझे लगा कि अब इस पर बिना बात किए मैं ना खुद को रोक पाया। मुझे लगता है कोई भी हिंदुस्तानी इस क्षण की जो अनुभूति है और उसमें जो आपका अपना अनुभव, मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अनुभव तो नहीं, लेकिन यह अनुभूति, संवेदना वाला जो मसला है वो एकदम अलग है। यह ओलंपिक रहा। अब हम आते हैं प्योर पॉलिटिक्स। नीरज चोपड़ा ने पीएम का सपना पूरा कर दिया, लेकिन एक और शख्सियत है जो पीएम बनने का सपना पाल रही है। आप समझ गए होंगे हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात ममता बनर्जी की कर रहे हैं। और एक आपको दिलचस्प बात बताऊं कि ममता बनर्जी को नेता नरेंद्र मोदी ने ही बनाया। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो भाई साहब देखिए, अभी क्या कहा जा रहा है, उनके अंदर जो आज आप कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, जिस आत्मविश्वास से वो लबरेज है, वो आत्मविश्वास इसलिए आया है क्योंकि 2021 के बंगाल चुनाव में उनके सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे। नरेंद्र मोदी जो भारत के नहीं, हिंदुस्तान का ही नहीं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है, प्रचंड बहुमत से आए हैं।
50, 60, 62 करोड़ जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। मतलब आधी आबादी से ज्यादा। यह अपने आप में इतिहास है। वो व्यक्ति सामने खड़ा, और उस व्यक्ति के सामने खड़े होने के बाद भी जब ममता बनर्जी बंगाल का किला बचा ले गई तो वो दरअसल राष्ट्रीय नेता बन गई। उसके पहले वो, आप उनको नेता कह सकते हैं, लेकिन वो जो पीएम का सपना आंखों में तैरने लगा वो नरेंद्र मोदी की देन है। देखिए, नरेंद्र मोदी ने कई लोगों को नेता बना दिया। अब आप कहेंगे कि आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, ममता बनर्जी तो पहले से नेता थी। तो आप सुनिए, ममता बनर्जी ने 2000, मेरा जो अपना ख्याल है कि जब वो, या आप कहिए 21वीं सदी में जब वामपंथ जमींदोज हो चुका था पूरी दुनिया से, तब उन्होंने वामपंथियों की सरकार हटाई। ये ठीक बात है कि 35 साल पुरानी सरकार को उन्होंने उठाकर बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया, लेकिन तब वो बंगाल की बड़ी नेता बन गई, हिंदुस्तान की नहीं। और वैसे भी उन्होंने वामपंथ को तब जमींदोज किया जब वामपंथ कमजोर हो चुका था, पिलपिला हो चुका था, मर चुका था। अब आप कहेंगे कैसे साहब, तो आप उसका इतिहास भी जान लीजिए। 1990 में मंडल आया, और जब मंडल आया तो बुजुर्वा और सर्वहारा की जिस राजनीति पे वामपंथ दौड़ रहा था वह औंधे मुंह गिर पड़ी, क्योंकि ये बुजुर्वा और सर्वहारा का जो उनका बनाया तिलस्म था वो टूट गया, और जाति के नेता और जात की पार्टियां आ गई। तो जो जिसे ये बुजुर्वा और सर्वहारा कह रहे थे, तो सर्वहारा ने कहा कि साहब अब हमारी बिरादरी का नेता, हम उसके पास जाएंगे, आपके साथ क्यों खड़े रहेंगे, आप हटिए। और इधर जब हर जाति का नेता बन गया तब अब क्या करते, तो एक तो ये जो सर्वहारा वाला इनका गणित था वो डगमगा गया। दूसरा, कांग्रेस जो आप एक चीज समझिए कि कांग्रेस की वजह से जो इनको एक पालन पोषण और ऑक्सीजन मिलता था वो 90 के बाद जब मंडल आया तो पालन पोषण वाला मसला भी खत्म हुआ। और जो सबसे बड़ी बात हुई, सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन से पूरी दुनिया में जो वामपंथी धारा थी वो धराशायी हो गई। मैंने आपको पहले बताया, फिर बता दे रहा हूं कि सीआईए का जो एक्सपोजर है वो बताता है कि किस तरह से सोवियत संघ सीपीआईएम और सीपीआई को यहां फंड करता था, कांग्रेस को भी फंड करता था। कांग्रेस तो आप समझिए कि एक तरीके से वामपंथी ही रही, क्योंकि नेहरू को कम्युनिस्ट जो है वो कम्युनिस्टों की कहानी में संदीप देओजी कहते ही हैं, उन्होंने प्रमाणित किया। सीताराम गोयल ने बाकायदे लिखा है कि ये कम्युनिस्ट है। तो जब कम्युनिज्म खत्म हो गया था पूरी दुनिया से और हिंदुस्तान के 2 कोनों में बचा था, तब ममता बनर्जी ने उसे उठाकर फेंका। तो इसलिए वो बंगाल की जो नेता बन गई, लेकिन भारत की नेता नहीं बन पाई, या आप ये कहिए कि राष्ट्रीय नेता नहीं बन पाई। नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार में उतरने से हुआ ये कि वो हिंदुस्तान में उनकी एक पहचान बन गई और उनका उभार हुआ। देखिए, जब आप किसी बड़े जनाधार वाले नेता के सामने खड़े होते हैं और उस चुनौती में आपकी विजय होती है, तब आप स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय फलक पर छा जाते हैं, और जो विपक्ष है वो आप में संभावना देखने लगता है। और अगर राजनीति तुष्टीकरण की हो तो वो तबका जो अपने आप को डरा और सहमा मानता है सामने वाली धारा से, तो वो आपके साथ हो जाता है। यही हाल ममता बनर्जी के साथ हुआ, और वो किसकी वजह से हुआ? वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ, क्योंकि जो दूसरा तबका है वो नरेंद्र मोदी को फुटिया देखना नहीं चाहता है, और उसको लगता है कि हम उधर ही जाएंगे जो नरेंद्र मोदी को पटकनी दे सके। तो अब ममता बनर्जी के रूप में उसको एक नई आशा दिखाई दे रही है, और उस आशा ने ममता बनर्जी के अंदर प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा दिया है। उनको लगता है कि अब लोक कल्याण मार्ग पर उनका सिक्का चल सकता है।
आई थी दिल्ली वही सिक्का उछालने, और उछाल कर गई। पानी था लगाने आई थी और कहा कहीं कि हम हर 2 महीने पर आएंगे। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है कि उन्होंने ममता बनर्जी को नेता बना दिया। ऐसे बहुत लोग हैं। प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी ने बनाया। वो जो टीम थी उसमें 72 ऐसे जो है जानकार हैं, जिसमें से जो अपने पत्रकार बंधु हैं वो कईयों को जानते होंगे कि कितने वहां प्रशांत किशोर हैं। लेकिन आप नरेंद्र मोदी, कहा जाता है ना राम से बड़ा राम का नाम, ये धर्म के क्षेत्र में, उसी तरह आज की राजनीति के क्षेत्र में मोदी से बड़ा मोदी का नाम हो गया। आप ये समझिए कि आपने मोदी को, हरे राम, आप मोदी के सामने जीत गए। आप देखिए क्या भाव आता है। तो मतलब नरेंद्र मोदी की वजह से ममता बनर्जी नेता बन गई। आपको गड़बड़ लग रहा हो तो कोई हर्ज नहीं है, आप उस पर जरूर टिप्पणी करिएगा। और इसी तरह प्रशांत किशोर बन गए। बाकी प्रशांत किशोर के कई किस्से हैं और बड़े एक्सक्लूसिव किस्से हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने सुने होंगे, आप लोगों की जानकारी में होंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं दोबारा कहूंगा कि नरेंद्र मोदी ने कई लोगों को नेता बना दिया, उसमें से एक ममता बनर्जी है, नहीं तो सिर्फ बंगाल की नेता थी। आज जो उनकी राष्ट्रीय स्तर पर वो छवि बनी है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी प्रशांत किशोर के लिए जिम्मेदार है। प्रशांत किशोर इसलिए आज प्रशांत किशोर हैं क्योंकि वो बता रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ थे। बहरहाल चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए राम राम।